नमस्कार दोस्तों, हेडलाइंस ऑफ द डे की सीरीज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज है डेट 30 जनवरी और द हिंदू की जो भी इंपॉर्टेंट हेडलाइंस हैं उन्हें हम एक एक करके विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन एपिसोड की शुरुआत करेंगे हमेशा की तरह एक मोटिवेशनल कोट के साथ, और कोट है, कार्य के बिना दृष्टि केवल एक स्वप्न है, दृष्टि के बिना कार्य केवल समय व्यतीत करना है, लेकिन दृष्टि और कार्य मिलकर दुनिया को बदल सकते हैं। और ये कथन है सुधा मूर्ति जी का। और इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अपने पिछले अभ्यास प्रश्न को। तो प्रश्न था, हाल ही में खोजा गया 8वीं शताब्दी का तेलुगु शिलालेख किस राज्य में मिला है? ऑप्शन है ए तेलंगाना, बी तमिलनाडु, सी आंध्र प्रदेश या डी कर्नाटक। और इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी आंध्र प्रदेश। इसका एक्सप्लेनेशन को आप हमारे पिछले एपिसोड में जाकर के देख सकते हैं। और अब बिना किसी देरी के आगे बढ़ेंगे और देखेंगे आज की पहली न्यूज को। न्यूज है, सर्वे रेजेस कंसर्न ओवर अनकंडीशनल कैश ट्रांसफर। पूरा टॉपिक जीएस पेपर 3 इकोनॉमी से संबंधित है। न्यूज क्या है इसे समझ लेते हैं। तो आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 की बात की जा रही है, जिसमें सरकार ने बिना शर्त नगद हस्तांतरण यानी कि अनकंडीशनल कैश ट्रांसफर, जिसे कि यूसीटी भी कहा जाता है, योजनाओं पर गंभीर चिंता जताई है। अब समझते हैं कि आखिर ये यूसीटी होती क्या है। तो दरअसल ऐसी योजनाएं जिनमें सरकार सीधे पैसा देती है बिना यह शर्त लगाए कि नौकरी करनी होगी, प्रशिक्षण लेना होगा, कोई सेवा देनी होगी। उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि कई राज्यों में महिलाओं को हर महीने या साल तय रकम देना। अब आर्थिक सर्वेक्षण ये कहता है कि अल्पकाल में तो इसका फायदा होगा, लेकिन लंबे समय में नुकसान का भी खतरा है। अल्पकालिक फायदे की बात करें तो गरीब और कम आय वाले परिवारों को तुरंत राहत मिलती है। महिलाएं स्वास्थ्य, घरेलू जरूरतें और छोटे खर्च पूरे कर पाती हैं। उपभोग खर्च बढ़ता है, जिससे कि थोड़ी आर्थिक गतिविधि आती है। और यही बात पिछले साल के सर्वेक्षण में सकारात्मक रूप से कही गई थी। हालांकि इस साल सर्वेक्षण ने एक कड़ा रुख लिया है इस पर, खासकर इसलिए क्योंकि 4 बड़े राज्यों में चुनाव है। कई राज्यों में महिलाओं के लिए नगद योजनाएं तेजी से बढ़ी हैं। कुछ आंकड़ों की बात कर लेते हैं तो 2025-26 में यूसीटी पर अनुमानित खर्च जो है वो 1.7 लाख करोड़ रुपए था। और वही 2022-23 से 2025-26 के बीच ऐसी योजनाएं चलाने वाले राज्यों की संख्या जो है वो 5 गुना से भी अधिक हो गई, और इनमें से लगभग आधे राज्य पहले से घाटे में है। अब असली समस्या क्या है? तो सर्वेक्षण ये कहता है कि रोजगार और कौशल से नहीं जुड़ी है। अगर पैसा दिया जाता है लेकिन नौकरी नहीं बन रही है, स्किल डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश नहीं हो रहा है, तो यह स्थायी विकास नहीं लाता है। राज्य सरकारों पर भारी बोझ पड़ता है। राज्यों का 84% खर्च जो है राजस्व व्यय पर जा रहा है। तनख्वाह, पेंशन, सब्सिडी, नगद हस्तांतरण। पूंजीगत व्यय की बात करें तो सड़क, रेल, स्कूल, अस्पताल के लिए पैसा कम बचता है, जबकि पूंजीगत व्यय ही लंबे समय की ग्रोथ लाता है। जब पैसे की कमी होती है, नगद योजनाएं बंद करना काफी मुश्किल होता है, क्योंकि इनमें सनसेट क्लॉज नहीं होता, यानी कि खत्म करने की तारीख नहीं होती है। अब नतीजा क्या होता है? इससे सड़क, फैक्ट्रियां, स्कूल जैसे प्रोजेक्ट रुक जाते हैं। मध्यम अवधि में विकास धीमा हो जाता है। अब ये जो पूरा सर्वेक्षण है, ये साफ सीधे तौर पर इसमें कहा गया है कि अगर राज्य यूसीटी पर ज्यादा खर्च करेंगे, बुनियादी ढांचे के लिए पैसा कम होगा। अगर घाटा बढ़ाएंगे, वित्तीय स्थिति बिगड़ेगी। दोनों ही रास्ते खतरनाक है। हालांकि सर्वेक्षण ये भी मानता है कि महिलाओं को नगद सहायता यानी कि स्वास्थ्य, व्यक्तिगत जरूरतें पूरी करने में मदद करती है, लेकिन चेतावनी भी दी गई इसमें कि अगर इससे रोजगार, स्किल और मानव पूंजी से नहीं जोड़ा गया तो ये लंबे समय में आर्थिक कमजोरी बन जाएगी। आर्थिक सर्वेक्षण ये नहीं कह रहा है कि नगद सहायता गलत है, बल्कि ये कह रहा है कि सिर्फ पैसा देना काफी नहीं है। नगद सहायता, रोजगार, कौशल विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश तभी टिकाऊ विकास बन पाएगा, जबकि उन्हें जो है कि तकनीकी भी सिखाई जाए। अब यूसीटी की बोझ की बात करें तो राज्यों के जीएसडीपी का 0.19% है, कुल बजटी खर्च का 0.68% है। वही राज्य व्यय की स्थिति 2023-24 में कुल व्यय का 84% राजस्व व्यय इस पे हुआ था। और इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अपनी अगली न्यूज है, गिग वर्कर्स फीस इनकम वोलेटिलिटी सेज सर्वे। और ये भी टॉपिक जो है जीएस पेपर 3 इकोनॉमी से संबंधित है। अब न्यूज को भी हम समझ लेते हैं। तो भारत में रोजगार की स्थिति, खासकर गिग वर्कर्स जैसे कि डिलीवरी बॉय, कैब ड्राइवर, फ्रीलांस की हालत पर इनकी स्थिति पर बात की गई है। आर्थिक सर्वेक्षण ये कहा गया है कि देश में बेरोजगारी घटी है। पिछले कुछ वर्षों में रोजगार के अवसर बढ़े हैं। इसका कारण ये है कि आर्थिक सुधार हुआ है, जीएसटी में सुधार हुआ है, श्रम कानून में बदलाव, कौशल विकास पर जोर दिया गया, यानी कि कुल मिलाकर रोजगार की तस्वीर सकारात्मक दिखती है। अब समझते हैं गिग इकोनॉमी में कौन से लोग आते हैं। तो इसमें वे लोग आते हैं जो स्थायी नौकरी नहीं करते, ऐप या प्लेटफॉर्म के जरिए काम करते हैं, जैसे कि जोमेटो, स्विगी, डिलीवरी पार्टनर, उबर, ओला ड्राइवर, ऑनलाइन फ्रीलांसर। अब ये जो सर्वेक्षण है, इसके अनुसार 2020 से 21 में 77 लाख गिग वर्कर्स, 2024-25 में 1 करोड़ 20 लाख यानी कि 1.2 करोड़ गिग वर्कर्स रहे।
आय में स्थिरता, यानी कि गिग वर्कर्स की कमाई जो है वो हर महीने अलग अलग होती है, काम की मांग पर निर्भर करती है। लगभग 40% गिग वर्कर्स 15,000 रुपए से कम कमाते हैं। इसका मतलब ये है कि खर्च चलाना मुश्किल है, भविष्य की योजना बनाना कठिन है। अब सर्वेक्षण ये कहता है कि गिग वर्कर्स को आसानी से लोन नहीं मिलता, बैंक उन्हें स्थायी कर्मचारी नहीं मानते, बीमा, पेंशन और सामाजिक सुरक्षा कम मिलती है, इससे वे आर्थिक रूप से असुरक्षित रहते हैं। प्लेटफॉर्म एल्गोरिदम की समस्या भी एक बड़ी समस्या है, यानी कि ऐप तय करता है कि किसे कितना काम मिलेगा, कौन सा ऑर्डर किसे मिलेगा, किसकी रेटिंग अच्छी होगी। इससे एक तरीके से पक्षपात की आशंका होती है, मानसिक तनाव बढ़ता है, नौकरी की अनिश्चितता भी देखने को मिलती है। अब गिग वर्कर्स का अपने काम पर पूरा नियंत्रण नहीं होता है। आर्थिक सर्वेक्षण ने श्रम संहिताओं के लिए भी कहा है कि ये कानून औपचारिक रोजगार बढ़ाएंगे, महिलाओं और गिग वर्कर्स को बेहतर सुरक्षा देंगे, भविष्य में सामाजिक सुरक्षा, बीमा, न्यूनतम सुरक्षा जैसी सुविधाएं मिलने की उम्मीद है। निष्कर्ष के तौर पर ये कह सकते हैं कि देश में रोजगार बढ़ रहा है, ये अच्छी बात है, लेकिन गिग वर्कर्स के सामने बड़ी चुनौतियां हैं। कमाई स्थिर नहीं है, सामाजिक सुरक्षा की कमी है, प्लेटफॉर्म पर निर्भरता है, वित्तीय असुरक्षा है। अब सरकार के लिए जरूरी है कि गिग वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा मिले, आय को स्थिर करने के उपाय हो, उन्हें औपचारिक व्यवस्था से जोड़ा जाए। और इसी के साथ आगे बढ़ेंगे अपनी अगली न्यूज की तरफ। न्यूज है, कर्नाटका गवर्नमेंट इन फेवर ऑफ डिक्लेयरिंग तुलु सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज मिनिस्टर। तो कर्नाटक में तुलु भाषा को दूसरी आधिकारिक भाषा बनाने का मुद्दा इसलिए उठा है क्योंकि यह भाषा राज्य के दक्षिण कन्नड़ और उडुपी जैसे तटीय क्षेत्रों में बड़ी संख्या में लोगों के द्वारा बोली जाती है। सरकार का ये मानना है कि किसी भी भाषा को आधिकारिक दर्जा देने से पहले यह देखना जरूरी है कि दूसरे राज्यों ने यह व्यवस्था कैसे लागू की है, और इसी कारण कर्नाटक सरकार ने पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश के मॉडल का अध्ययन कराया है। उदाहरण के लिए आंध्र प्रदेश ने उर्दू को दूसरी आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया, जिससे उर्दू भाषी लोगों को सरकारी कामकाज, शिक्षा और प्रशासन में सुविधा मिली है। अब तुलु भाषा के समर्थन में तर्क दिया जा रहा है कि यह कोई नई या सीमित भाषा नहीं है, बल्कि इसका इतिहास जो है वो हजारों वर्ष पुराना है। तुलु की अपनी अलग लिपि है और यह एक समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा से जुड़ी हुई भाषा है। आज तुलु को अकादमिक मान्यता भी मिल रही है और इसके लिए तुलु अकादमियां स्थापित की जा चुकी हैं और कुछ विश्वविद्यालयों में इस भाषा के पाठ्यक्रम भी चल रहे हैं। इसके अलावा गूगल ट्रांसलेट जैसे डिजिटल मंचों में इसका शामिल होना बताता है कि यह भाषा आधुनिक तकनीक से जुड़ रही है। यदि तुलु को दूसरी आधिकारिक भाषा का दर्जा मिलता है तो इसका मतलब होगा कि सरकार, प्रशासन, शिक्षा और सांस्कृतिक संरक्षण के स्तर पर इस भाषा को बढ़ावा देगी। सरकारी दफ्तरों में तुलु का इस्तेमाल बढ़ सकता है, दस्तावेज और सूचनाएं इस भाषा में उपलब्ध कराई जा सकेंगी। तुलु बोलने वाले लोगों को अपनी भाषा में सरकारी सेवाएं पाने में आसानी होगी। कुल मिलाकर यह कदम भाषाई विविधता के सम्मान, क्षेत्रीय पहचान के संरक्षण और लोगों को प्रशासन से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास माना जा रहा है। और इसी के साथ आगे बढ़ेंगे अपनी अगली न्यूज की तरफ। न्यूज है, केरला's 583 किलोमीटर हाई स्पीड रेल कॉरिडोर गेट्स कैबिनेट नोट। ये जीएस पेपर 3 डेवलपमेंट से संबंधित है। न्यूज को समझ लेते हैं। तो केरल सरकार ने तिरुवनंतपुरम से कासरगोड तक 583 किलोमीटर लंबे हाई स्पीड रेल कॉरिडोर को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। राज्य कैबिनेट ने इस परियोजना को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। इसका मतलब ये है कि सरकार इस परियोजना को लागू करने के पक्ष में है और अब इसे आगे बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू होगी। ये रेल परियोजना रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम पर आधारित होगी, जिसमें ट्रेनें 160 से 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी। इसमें स्टेशनों के बीच की दूरी कम होगी और एक साथ ज्यादा यात्री को ले जाने की क्षमता होगी। केरल जैसे राज्य जहां पर आबादी घनी है और रोजाना यात्रा करने वालों की संख्या बहुत अधिक है, वहां यह प्रणाली बहुत उपयोगी मानी जा रही है। हालांकि केंद्र सरकार ने पहले ही कहा था कि अगर केरल सरकार इस परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनाए तो वह सहयोग करने को तैयार है। अब कैबिनेट के फैसले के अनुसार केरल सरकार जो है केंद्र को एक औपचारिक पत्र भेजेगी, जिसमें इस परियोजना में राज्य की रुचि जताई जाएगी। इसके बाद केंद्र और राज्य के बीच बातचीत होगी और सहमति बनने पर समझौता ज्ञापन यानी कि एमओयू पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। सरकार ने दिल्ली मेरठ आरआरटीएस परियोजना का उदाहरण दिया और ये कहा कि ये प्रणाली भारत में सफल, व्यवहारिक और जनता के द्वारा स्वीकार की गई है। केरल की भौगोलिक स्थिति और पर्यावरण की संवेदनशीलता को देखते हुए इस रेल लाइन को जमीन पर ऊंचे तटबंध पर बनाने की बजाय एलिवेटेड वायडक्ट यानी कि ऊंचे पुल जैसे ढांचे पर बनाया जाएगा। इससे कई फायदे होंगे। कम जमीन अधिग्रहण करना पड़ेगा, नदी और पानी के प्राकृतिक बहाव में रुकावट नहीं आएगी और लोगों का विरोध भी कम होगा। कुल मिलाकर यह परियोजना केरल में तेज, सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल परिवहन व्यवस्था विकसित करने की दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। और इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अपनी आज की अगली और अंतिम न्यूज को।
न्यूज है 66% सैनिटेशन वर्कर्स इन सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम SC ST OBC ग्रुप्स DUPT रिपोर्ट। टॉपिक है GS पेपर 2 पॉलिटी और साथ ही साथ GS पेपर 3 इकोनॉमी से संबंधित है। तो न्यूज का है, इसे हम समझ लेंगे। तो कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग यानी कि DUPT की 2024-25 की वार्षिक रिपोर्ट आई है, जिसके अनुसार केंद्र सरकार में काम करने वाले सफाई कर्मचारी यानी कि ग्रुप C की बात करेंगे तो इसमें 66% से ज्यादा कर्मचारी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग से आते हैं, यानी सफाई जैसे कामों में इन वर्गों की भागीदारी बहुत ज्यादा है। अब रिपोर्ट ये बताती है कि ऊंचे पदों यानी कि ग्रुप ए में इन वर्गों की हिस्सेदारी कम हुई है। ग्रुप ए पदों में SC के पास 14.2%, ST के पास 6.5%, OBC के पास 19.14% पद हैं, जबकि नियमों के अनुसार आरक्षण होना चाहिए। SC को जो है कि 15%, ST को 7.5%, OBC को 27% और EWS को 10%, यानी ऊंचे पदों पर खासकर OBC और ST का प्रतिनिधित्व तय आरक्षण से कम है। रिपोर्ट में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है, उनके कर्मचारियों को कोई डेटा नहीं दिया गया है। ग्रुप B और C की बात करते हैं तो इन पदों में भी आंकड़े दिए गए हैं। इनमें SC ST और OBC की भागीदारी मध्यम स्तर की है, लेकिन फिर भी ऊंचे पदों की तुलना में निचले पदों पर इन वर्गों की संख्या ज्यादा देखने को मिलती है। कुल मिलाकर 80 मंत्रालय और विभागों में 32.52 लाख कर्मचारी में से 16.84% SC, 8.7% ST और OBC 26.32% है। रिपोर्ट बताती है कि 2018-19 की तुलना में SC का प्रतिनिधित्व थोड़ा घटा है, ST का बढ़ा है और OBC का प्रतिनिधित्व सबसे ज्यादा बढ़ा है। एक और अहम बात यह है कि 2019 के बाद कई मंत्रालय समय पर डेटा नहीं दे पाए, इसलिए कुछ सालों में अधूरे आंकड़े ही जारी हुए। इस बार लंबे समय बाद ज्यादा पूरे आंकड़े सामने आए और ये रिपोर्ट दिखाती है कि केंद्र सरकार में निचले पदों खासकर सफाई कर्मियों में SC ST और OBC की संख्या बहुत ज्यादा है, जबकि ऊंचे पदों पर इनकी हिस्सेदारी अपेक्षाकृत कम है। ये सामाजिक और प्रशासनिक असमानता की ओर इशारा करती है। तो ये था आज का हमारा पूरा डिस्कशन। अब इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और देख लेंगे अभ्यास प्रश्न को। केरल के लिए प्रस्तावित हाई स्पीड रेल कॉरिडोर किन 2 शहरों को जोड़ेगा? ऑप्शन है A कोच्चि कन्नूर, B तिरुवनंतपुरम कोझिकोड, C तिरुवनंतपुरम कासरगोड या D अल्पुझा कासरगोड। और इस प्रश्न का उत्तर आपको हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में देना है। इस प्रोग्राम की PDF को आप हमारे नेक्स्ट IAS हिंदी चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल से। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह कुछ अहम और जरूरी खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।